औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, फिर से एक बार तमाम दर्शकों को मेरी तरफ़ से खैर मक़दम। प्रोग्राम जो है चारा द केटी शो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बहुत बेहतरीन प्रोग्राम ये जो है चल रहा है। और इसमें साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ डिले हो गए थे 1-2 महीने इस प्रोग्राम में, तो आज से फिर से एक बार ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने एक शख्सियत को आज मैंने दावत दी है, ऐसे एक पर्सनैलिटी को आज मैंने दावत दी है, ऐसे एक ब्यूरोक्रेट को आज मैंने दावत दी है जो तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब काचो इम्तियाज़ खान साहब को आज मैंने दावत दी है। जॉइंट डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हुसैन सर। काचू साहब, आपको बताते चलूँ चांगड़ा द केटी शो सर बहुत बेहतरीन इसका रिव्यू भी रहा है सर, इसका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, न सिर्फ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में सर बल्कि नोबरा, ज़ांस्कार, लेह, द्रास, पानीखर बहुत बेहतरीन रिव्यू भी हमें आया। हम कोशिश करते हैं सर इसमें अपना कल्चरल रिवाइवल के लिए हम बात करते हैं सर, हम बुज़ुर्गों से मिलकर उनसे पुराने हमारे स्टोरीज़ लेने की हम कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आज हमने बिल्कुल हमें ये आज का जो वक्त था बिल्कुल गनीमत था सर, आप जैसे पैनलिस्ट, आप जैसे मेहमान हमारे आज के इस शो में जुड़ रहे। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जो भी मेहमान को हम दावत दे उससे हम उसके इंट्रोडक्शन हम लेने की कोशिश करते हैं सर, ताकि मेरे से बेहतरीन इंट्रोड्यूस आप ख़ुद करें, जिसमें आप थोड़ा बहुत शेयर करोगे सर हमारे व्यूअर्स के साथ आपके चाइल्डहुड को लेके, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड। और आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो सर यंग एनर्जेटिक एक ऑफिसर भी आप हो सर, तो आप एक इंस्पिरेशन है सर आने वाली जनरेशन को, आने वाले यूथ के लिए आप एक इंस्पिरेशन हो सर। आपने सिविल क्रैक करके आपने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपने क्रैक करके आज जो आप है आप तैनात है सर ऐसे जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर। जैसा नाचीज़ को इस शो पे बुलाने के लिए हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चारा का हिस्सा बनने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कभी ख्याल भी था, सोचा भी था कि हो सके तो मौका मिले तो कभी आपसे रूबरू हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ाई मेरी चल रही है, अब भी सीख रहा हूँ, ठोकर खा खा के भी सीख रहा हूँ। देखते हैं कब सफ़र कब तक चलता है। शुरुआत तो सुरु वाली पब्लिक स्कूल से हुई, उसके बाद उस सफ़र में आप भी जुड़े। हम चांचीक में रहते थे, यहीं पास में ही। वहाँ जब 1982 में सुरु वाली पब्लिक स्कूल का फाउंडेशन लगा, तब हम खलील साहब, शमीम साहब और गुलजार साहब और हमारे से बहुत सारे दोस्त उस स्कूल के पहले बैच के मेंबर्स बने। उसके बाद तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक जैसे कहते हैं। उसके बाद जब हम तनमो समय में शिफ्ट हुए, उसके बाद आपके साथ स्कूल जाने लगे। उस वक्त तो आप भी सुरु वैली में ही थे, तब भी बचपन से ही हमारी दोस्ती रही है। तो सुरु वैली पब्लिक स्कूल में 12वीं तक नहीं थी। इनफैक्ट तब हम जब थे 92 का टाइम था। उस साल ऐसा था कि मैट्रिक तक स्कूल अभी नहीं चला था, 12वीं की बात तो दूर ही है। उसके बाद फिर हमें मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ा। पहले थोड़ी देर 1 महीना हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ जो यहाँ होता था पास ही में पड़ोस में, वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद देहरादून शिफ्ट किया, गुरु रामदास एकेडमी में पढ़ाई की, 10th और 12th वहाँ से किया। उसके बाद फिर दुनिया का हर मौका फराहम होता गया, नहीं कहूँगा, लेकिन आंखें खुली, एक्सपोजर मिला। और सेंट स्टीवन कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया, 3 साल वहाँ रहे। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज और जे के सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते रहे। बीच में मैंने एमए में हिस्ट्री भी किया, हिस्ट्री में एमए भी किया था जम्मू यूनिवर्सिटी से। वो प्राइवेट बेस पे था, प्राइवेट लेवल पे, लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा रुझान, ज़्यादा इंटरेस्ट और फोकस सिविल सर्विस की तैयारी पे था। जम्मू में रह के वही कर रहे थे। फिर 2008 बैच का एक हिस्सा बना मैं जे के कंबाइंड सिविल सर्विसेज का। अभी बस नौकरी किए हुए कोई 12-13 साल हो गए या 14 साल हुए हैं। बस सफ़र जारी है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज की आपने बात की सर, बहुत ही बेहतरीन, यानी कि टॉप मोस्ट हिंदुस्तान के कॉलेजेस में आते हैं सर। और करगिल से अगर हम बात करें और पूरे ओवरऑल हम लद्दाख की अगर हम बात करें तो बहुत कम स्टूडेंट्स को मौका मिला है ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। क्या क्या क्राइटेरिया थी सर और कितना एडमिशन की प्रोसीजर्स क्या थी सर आपको सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन करके? जी, सेंट स्टीवंस का एडमिशन का प्रोसीजर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर से थोड़ा सा अलग सा है, हट के। अब शायद जाके कंबाइन हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के सिस्टम में। लेकिन हम जब कोशिश कर रहे थे तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेजेस के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ा, सेंट स्टीवंस कॉलेज से अलग से भरा। और
खुशकिस्मती थी कि एडमिशन हो गया इंग्लिश ऑनर्स में, अदरवाइज़ है बहुत मुश्किल। अब शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो कोटा होता है उसका भी थोड़ा सहारा मिला, नहीं तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं था, कोई 79-80 के बीच में, 80% कह लीजिए था स्कोर ओवरऑल क्लास 12th का, टॉप 5 का जो बोलते। और लेकिन इंग्लिश का जो स्कोर था वो अच्छा था मेरा, वो 88 थे ICSE के क्लास 12th के एग्ज़ाम में। उसके बिना पे थोड़ा झटका सा मिल गया और एडमिशन हो गई। और इसमें परसेंटेज भी काफ़ी मैटर करता होगा, और साथ ही साथ हमारे लिए कोई, जैसे हम पहाड़ी ST, उनके लिए भी कोई अलग स्पेशल कोटा जैसे मैं पहले कह रहा था, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए थोड़ा सा था रिजर्वेशन, जिसका फ़ायदा मिला भरपूर आपको। बिल्कुल। और आपके साथ उस वक्त लद्दाखी या कारगिल से कोई स्टूडेंट्स? नहीं, मेरे टाइम पे तो नहीं कारगिल से। एक सीनियर हमारे एक ले से हुआ करते थे, हिस्ट्री या BA पास कुछ करते थे, दावा साहब। उसके बाद भी उनके साथ कांटेक्ट ही छोड़ गया, हमारे सीनियर थे। उसके बाद में हमने सुना था कुछ लोगों के एडमिशन हुए थे सेंट स्टीवंस कॉलेज। आपने बेसिक स्कूल कारगिल से की सर, सिरू वैली पब्लिक स्कूल ने आपने फरमाया। उसके बाद आप देहरादून चले गए और टॉप मोस्ट स्कूल धून पब्लिक स्कूल से, वेलहम से, गुरु रामदास से आपने पढ़े। फिर उसके बाद आप दिल्ली चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए। उस वक्त क्या आ रहे थे सर दिमाग में, हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड देख के और डायरेक्ट आप कैपिटल सिटीज़ में आप एजुकेशन हासिल करना, क्या रेफरेंसेस लगा? शुक्रिया हुसैन साहब, अच्छा कि आपने इस पहलू को छेड़ा, क्योंकि ये थोड़ा नाजुक कड़ी है, इसको कहते हैं। डरावना था बहुत ज़्यादा। तब हमें बहुत डर लगता था कि एग्जैक्टली पहले तो मैं चाहता यही था कि बहुत दूर जाऊँ तो श्रीनगर तक जाऊँ और वहाँ बिस्को स्कूल में पढ़ूँ। 1988 में ही सोच रहे थे हम कि जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टर्माइल की वजह से घर वाले भी परेशान थे, वो चाहते नहीं थे कि ऐसे एक्सपोज हो, और हमें भी थोड़ा सा झिझक हो गया। अदरवाइज़ बिस्को स्कूल के जैसे स्टैंडर्ड वाले स्कूल्स और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत कम थे उस ज़माने में। तो मजबूरी में फिर JNK से बाहर जाने का ख्याल आया, और बाय चांस देहरादून जाने का सोचा था। हम सोचते यही थे कि देहरादून में सिर्फ दून स्कूल का ही बोलबाला है, और उसके बाद होता था तो वेलम्स का। लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसका भी अलग ही एक स्टैंडर्ड बना हुआ था, और क्योंकि हमारे एक मैडम स्पेशली जम्मू के रहने वाले हेड मास्टर थे, मैडम मीनाक्षी पठानिया, उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छी तरबियत दी। बाकी टीचर्स भी अच्छे थे, लेकिन उनका योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम हर प्लेटफॉर्म पे यही दोहराते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में झिझक बहुत होती थी, क्योंकि हमें पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, एक्सपोजर भी नहीं था, पता नहीं था कि बाहर क्या हाल होता है, कैसी पढ़ाई होती है, और सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह जैसी चीज़ें उनका ख्याल होता है। बिल्कुल, एक तो वो, तब हमें ये ख्याल हमारे दिमाग में कूट के भरा हुआ था कि बस आप STs के कैटेगरी में ही लड़ोगे एक दूसरे के साथ, कुएं के मेंढक की तरह। बाहर आप जाओगे तो पीछे जाओगे। और यहाँ पे अगर हमारे सिरू वैली स्कूल पब्लिक स्कूल में अगर स्कोर परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा आता था तो एक गलतफहमी बन गई थी, क्योंकि यहाँ के पढ़ने का तरीका, एग्ज़ाम देने का तरीका कुछ और था। वहाँ जाके हमने शुरू जब किया था तब शुरू में बहुत झटके गए, और बहुत कम स्कोर आने लगे शुरू में टेस्ट वगैरह में। बाद में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ बेशक, लेकिन हमें तब ख्याल आता था कि हम किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और कैसे हम इस गलतियों को ठीक कर सकते हैं। वहाँ जाके फिर, क्योंकि हमें रट्टे मारने का बहुत बड़ा शौक़ है। अब मैं देख रहा हूँ आजकल के ज़माने में यहाँ भी बताया जा रहा है कि आप याद करो, बस याद करो, एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो जाओ और ख़त्म है कहानी। लेकिन मैं आपको ये बताते चलूँ, और आपके ज़रिए से मैं लोगों को भी, आजकल के नौजवानों को भी बोलूँगा, क्योंकि आज नेशनल यूथ डे भी है, कि आपका जो ये एग्ज़ाम देने का जो सिस्टम है वो सिर्फ आपके मेमोरी का एक टेस्ट है, आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो इस गलतफहमी में न रहें। एग्ज़ाम पास हो जाएगा, पार हो जाएंगे, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस कोई और चीज़ है। जी सर, काचू साहब, इस शो की और एक परंपरा ये है सर कि आप ज़्यादा इस शो में बिल्कुल इनफॉर्मली हम बैठ सकते हैं सर। आप साथ साथ आप नमकीन चाय का भी आप चुस्की ले सकते हैं सर। और इसके अलावा जब मैं कोई हमारे बुज़ुर्ग लोगों का जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो मैं तो पापा खुला थुप्पा खाते खाते मैं ये इंटरव्यू खुला होता तो मैं खा लेता शायद। बिल्कुल भी तो अपना डिस्कशन दे सकते सर। तो और एक चीज़ ये बताना मैं मुनासिब समझूंगा सर कि क्योंकि चाय पीना और भी ज़रूरत है सर, सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा बहुत आपको अंदर से भी गर्म रखेंगे। आपका वालिद साहब का बहुत बड़ा रोल है सर, जैसे आप अच्छे एक पोजीशन पे हो, वालिद साहब खुद
40 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस दी, अच्छे पोजीशन पे रहे। उसके बाद आपका भाई साहब इश्तियाक काचो साहब भी बेहतरीन पोजीशन पे हो, DYSP लद्दाख पुलिस के लिए सर्व कर रहे सर। वालिद साहब का काफ़ी आप लोगों को कितना सपोर्ट रहा सर ओवरऑल? आपके और भी अभी आपके सिस्टर्स भी हैं सर, वो लोग भी डॉक्टर हैं, अच्छे खासे पोजीशन पे हैं। वालिद साहब का आप किस तरह शुक्रिया अदा करोगे और कितना सपोर्ट और रोल रहा आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने? मैं जितना शुक्रिया अदा करूँगा उतना कम है। किस मुंह से बोलूँ कि थैंक यू, छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इस तरह कर्ज चुकाना आसान नहीं है हुसैन साहब, जैसे आपको पता है। वाले साहब जब दफ्तर जाते थे, विंटर वेकेशंस होते थे, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो सुबह पढ़ा के जाते थे या शाम को पढ़ा लेते थे, अगले दिन के लिए काम देते थे। वो क्या करते थे, इंग्लिश का जो हमारा हर सब्जेक्ट का इंग्लिश में ही होता था सारा, हिंदी उर्दू छोड़ के, उनके चैप्टर पेजेस वगैरह को बोलते थे अगले दिन आप ट्रांसलेट करके रखो, शाम को मैंने आके चेक करना है। और वर्ड्स के ट्रांसलेशंस वो दिखाते थे, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स उर्दू में लिखना होता था ज़रूरी। इसी बहाने उर्दू भी थोड़े सेट हो गई। अदरवाइज़ 8वीं तक ही पढ़ी है उर्दू, ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन वो उस 8वीं तक का भी काफ़ी था। आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का। लेकिन वो जो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया था, डर डर के करते थे, अगले दिन शाम तक कहीं डांट ना पड़े या कहीं मार ना पड़े, लेकिन ना उससे बहुत ज़्यादा आंखें खुली हैं और ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई है। अब जाके एहसास होता है कि वो कितना ज़रूरी था। मैं कोशिश ये भी करता हूँ, मैं खुद अपने बच्चों को भी यही कराऊँ, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करा के उनसे कुछ एक्सरसाइज कराते रहें। अब विंटर वेकेशन और समर वेकेशन का जो सिलसिला है, उसमें हम तो चाहते हैं हमेशा कि बच्चे फ्रीली मज़े करें, खेलें कूदें और पढ़ाई से थोड़ा सा हट के रहें। लेकिन हमारा करगिल में ये सिस्टम है, अभी मैं देखता हूँ चल रहा है, हम ज़ोर ट्यूशन पे ही लगा लेते हैं। स्कूल से छूट गए और अगले दिन ट्यूशन पे शुरू हो गए, उनको खेल का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन घर पे भी अगर गाइडेंस हो, जैसे मेरे वाले साहब करते थे, तो ट्यूशन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होगी। 1-2 घंटा आप पढ़ लिए, आप ट्रांसलेशंस वगैरह में करें, जैसे मेरे वाले साहब कराया करते थे। उसके बाद खेल कूद में भी लगे रहते हैं। ज़रूरी ये है कि खेलें कूदें, बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करें, सोशलाइज हो, लड़ाई झगड़े हों, तभी तो इंसान सोसाइटी में थोड़ा मर्ज हो जाता है, अदरवाइज़ अलूफ रहता है। आजकल के ज़माने में आपने देखा है वीडियो गेम्स और फ़ोन वाले, यूट्यूब वाले चैनल्स वगैरह, कार्टून्स वगैरह पे ही बच्चे यहीं घर वही लेके घर पे बैठे रहते हैं, घर के 4 दीवारी के अंदर सोशलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी भी कुछ अलग किस्म की हो गई। हुसैन साहब, ये थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। सलमोसा मोहल्ले में आपको याद होगा, बचपन में हम इतना खेलते थे, जब सर स्कूल से छूटते और विंटर वेकेशन शुरू होते तब बुखारी जला के पता नहीं क्या क्या करते रहते, ज़्यादातर बाहर रहते थे और पेरेंट्स को ढूंढने आना पड़ता था। अब सिस्टम ही अलग है, अब बच्चों को बोलना पड़ता है हमें कि आप जाके बाहर खेलो, और धकेल के बाहर भेजना पड़ता है। पहले पेरेंट्स ढूंढ के हमें ढूंढने आते थे, बिल्कुल रात जब हो गए तो बिल्कुल खो जाते थे। ये अलग ही एडवेंचर था। बिल्कुल चेंजिंग काफ़ी। बिल्कुल। मैं फिर आपके वाले साहब के बारे में ये भी बताता चलूँ कि प्रोग्रेसिव तो थे ही, चाहते थे बच्चे पढ़े लिखें और अच्छे इंसान बने। बाकी जो बाद में बोलते हैं ना, करियर में मेरा ये गोल है, मैं ये अफसर बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह, वो सब तो ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि अहम अच्छा इंसान बने। सोसाइटी में किस तरह मर्ज इंटरेक्ट करता है इंसान, किस तरह घुल मिल जाता है और कैसे दुख दर्द बांटता है लोगों के साथ अपना, और वालिदैन का नाम रोशन करता है। मेरे वालिदा और मेरे वालिद को दोनों को सैल्यूट करता हूँ। और जी जितनी कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल जी। तो उसी तरह बहनों का भी सपोर्ट रहा, भाई का भी सपोर्ट रहा, एंड तक अब भी वही चल रहा है। वालिद साहब का अगर बात करें तो आला तालीम के लिए, यानी कि बेसिक स्कूलिंग और फर्दर स्टडीज़ वालिद साहब ने कहाँ से की थी सर काचो साहब ने? उन्होंने BSc एग्रीकल्चर की हुई है जी, श्रीनगर में तो नहीं, सोपोर में एग्रीकल्चर कॉलेज से, और उस ज़माने में मे बी लेट 60s में। और वही में वो मेमोरीज़ रिलीव करने के लिए पिछले साल 2022 में हम श्रीनगर गए थे। उन्होंने बोला कि हमने एक बार अपने पुराने कॉलेज में जाके एक नज़र मारना है, और हम गए भी, और उनका इस्तकबाल बहुत बढ़िया हुआ। और उन्होंने एक लेक्चर भी दी क्लास में जाके, और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बढ़िया इस्तकबाल किया, अरेंजमेंट भी किया था, हमें वहाँ रहने की सहूलियत भी दी। अगले दिन वापस आए, लेकिन बहुत बढ़िया रहा, बहुत नॉस्टैल्जिक रहा। और हमें अब एहसास होता है कि किस मुश्किलात से गुजरे थे, और यहाँ से गए श्रीनगर से आगे सोपोर जाके, इतने कम इनकम पे जाके फिर BSc एग्रीकल्चर वगैरह जैसे अच्छे कोर्सेज़ किए, फिर आगे जाके और बाकी आगे का सफ़र उनका आपको पता ही है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा रहा, हिल काउंसिल को भी संभाला 2 टेन्योर, और लोगों की
दुआएं थी, लोगों की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल रहे। और कोशिश यही रही कि जितना हो सके, जितने भी डाउन ट्रॉडन लोग हैं, अपने गांव के भी जितने भी गरीब लोग हैं, उनको उनका एक सतह से ऊपर ले जाके इनकम लेवल थोड़ा बढ़ाएं, इकोनॉमिक लेवल, प्रोस्पेरिटी वगैरह जो सब है। उसके अलावा भी पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी ख्याल रखा, हर कोने में कोशिश की कि कोई ना कोई डेवलपमेंट का हिस्सा हिल काउंसिल का वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल जी जी। तो काचू साहब, बचपन से आपको सिविल सर्विस ही करना था, जबकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही, क्योंकि हम भी देखते थे सर आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कोशिश के बाद आज आप एक बेहतरीन, एक अच्छे खासे आप पोजीशन पे हो, अच्छा खासा आप एक ब्यूरोक्रेट में आपको माने जाते हो। आपने फुल सिविल्स के लिए आपने तैयार नहीं? जी, ऑल इंडिया सर्विस के एग्ज़ाम्स के लिए कोशिश की थी सैन साहब, लेकिन प्रीलिम्स के स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ पाए। किस्मत की बात थी शायद। दिल्ली में भी ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल में फिर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास, क्योंकि ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी वगैरह में रहते भी थे, मुखर्जी नगर में भी रहे, और आपसे भी जामिया मिलिया में भी थोड़ी इंटरेक्शन हुई, और बाकी लोगों दोस्तों से भी मिले वहाँ। उस ज़माने में बात अब शायद ये थी कि कोशिश तो की थी काफ़ी, लेकिन शायद अप्रोच शायद गलत रहा हो। अब कहते हैं ग्रुप्स में बैठ के पढ़ना चाहिए, ताकि आपके जो मिस्टेक्स कन्फ्यूजन वगैरह जो हैं वो क्लियर हो जाएं, क्लैरिटी बहुत आएगी। लेकिन शुरू में हमने अकेले ही पढ़े, लेकिन गाइडेंस थी अपने दोस्तों की, कॉलेज के सीनियर्स भी थे जो तैयारी करते थे। लेकिन बात ये था कि अब कि शायद JNK सिविल सर्विस में ही शायद आना था। जी, जम्मू में बैठ के भी तैयारी तो की थी बेशक। तो काचू साहब, अभी काफ़ी सवालात हैं, आपको भी आपकी एंगेजमेंट है सर, आगे जाके कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ एक कमर्शियल एक वक्फा लेते हैं सर, एक तिजारती वक्फा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ काचू इम्तियाज़ खान साहब हमारे साथ जुड़े थे। अभी काफ़ी सवालात हम काचू साहब से करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी हम लौट आते हैं। नेक बैंड 5 दिन का बैटरी लाइफ है इसका, और 1 हफ्ते वाला बैटरी लाइफ वाला हमारे पास ये ब्लूटूथ है। U1 का इंडियन कंपनी है, और इसका 6 महीना वारंटी है सर। और ईयरफोन है, डाटा केबल सर, डाटा केबल सस्ता और 100 रुपये डाटा केबल, 3 एम्पेयर, बढ़िया चार्ज बार V8 और C टाइप डाटा केबल जो 1+ वाला बढ़िया वाला है, ये C टाइप वाला। और ईयरफोन सर मिनिमम रेट का 150 वाला ये बोट का ईयरफोन, और Realme ईयरफोन सर। और हमारे पास एक्सटेंशन है ये वाला 150 में। और सर V8 वाला फास्ट केबल वाला है ये, Oppo, Vivo, MI सब कुछ मिलेगा सर। और यहाँ पे एडोप्टर मिलेगा 67 वाट वाला मिनिमम रेट पे ये वाला, और 27 वाट वाला भी है सर। और ये वाला ईयरफोन है बढ़िया वाला ON 7 का, इसका बढ़िया रेट पे मिल जाएगा यहाँ पे। और ये सर स्पीकर है सर, और पावर बैंक है सर, और एडोप्टर और 65 वाट वाला स्पीकर भी है सर। बाकी टेम्पर्ड और ऑल मोबाइल है, ऑल ओवर मोबाइल का टेम्पर्ड मिल जाएगा सर। 11D वाला मिनिमम रेट पे 100 रुपये में मिल जाता है सर। ये वाला बढ़िया टेम्पर्ड है सर। ये वाला तो दर्शकों, कमर्शियल वक्फे के बाद फिर से एक बार सभी नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ काचू साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जॉइंट डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओवरऑल अपने बचपन से लेकर अभी तक के सफ़र पर काचू साहब रोशनी डाल रहे थे। तो आगे बढ़ते हुए काचू साहब, ये क्वेश्चन भी पूछना बहुत ज़रूरी है सर, काफ़ी सवालात हैं सर हमारे साथ, पूछने की कोशिश करेंगे सर, मैं तमाम सवालों पे आ जाए। आप एक, मैंने पहले भी वजाहत की सर, आप एक टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट में भी आप माने जाते हैं सर। तो उस वक्त कैसे चैलेंज था सर? आप तकरीबन आप केस क्वालिफाई करके आप तो तकरीबन 10-15 साल हो चुके होंगे सर। तो उन दिनों
KAS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे या सिविल सर्विस जैसे इनको क्रैक करना, इनको क्वालिफाई करना कितना चैलेंजिंग आपको लगा सर? क्योंकि उस वक्त तो हमारा एजुकेशन भी, चलो आपने तो बाहर से पढ़े, मोस्टली मेजॉरिटी में जो है वो तो एजुकेशन इनका क्वालिटी इतना स्टैंडर्ड होता नहीं था। चैलेंजिंग कितना था सर आप और साथ ही साथ बाकी कॉमन लोगों के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट? जी, आजकल के ज़माने के हिसाब से जो फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, उसको उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर चैलेंज देखे जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। बेशक अभी बहुत आसान हो गया हुआ है, ऑनलाइन सारा कुछ मिल जाता है। तब हमें था कॉन्फिडेंस का मसला, हमारे पास था कोचिंग का मसला, गाइडेंस नहीं थी और पता नहीं क्या क्या। अब पता नहीं चलता था कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है और वो जो सिलेबस है इतना बड़ा है उसको कैसे कवर किया जाए, पता नहीं कैसे कैसे सवाल उठे सीधे दिमाग में आते थे। वही बंदा वहीं रुक जाता था, एक कदम पीछे बढ़ जाते थे। कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा था। अब शायद कम हो। जी, घर पे बैठ के भी लोग तैयारी करके भी, ऑनलाइन पढ़ के भी सिलेक्शन हो रही है। हमारे रिसेंटली सिलेक्शंस ऑल इंडिया सर्विस में हुए हैं, खासकर अनवर साहब का इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्शन हुई और उनका अपने पहला चॉइस था उनका। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? बिल्कुल, वो एक इंस्पिरेशन बन गए हमारे नौजवानों के लिए। बिल्कुल जनाब, उस ज़माने में अब ये भी नहीं कहूँगा कि ये भी नहीं कहूँगा कि नामुमकिन था, मुश्किल था। अब भी कहते हैं कि सिविल सर्विस क्रैक करना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और मुश्किल होना अच्छा भी है, चैलेंजिंग है, तो बंदा डट के भी मुकाबला करे और शायद सेलेक्ट होके भी आए। हमारे नौजवानों के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। आराम से बैठ के बिना डरे, बिना झिझके सेलेक्ट होके निकल के आ सकते हैं। और एक सवाल बार बार ये सामने आ रहा है सर कि लेह और करगिल के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो रीज़न इसके पीछे क्या रहता होगा सर? क्योंकि आपने भी सिविल्स, आपने भी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है आपने क्रैक करके, मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स लेह और करगिल से सिविल्स क्वालिफाई करने में फेल हो रहे हैं, ज़्यादा हमारे आ नहीं रहा है सर, क्या वजह रही हो? जी हाँ, सही तो बोला है। वैसे बाकी हर फील्ड में जा रहे हैं, हर चीज़, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ऑल इंडिया लेवल पे भी कॉम्पीट करके निकल के आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, बस शायद एप्टीट्यूड की बात थी। कुछ सालों तक ये भी बोलते थे कि मेरी एप्टीट्यूड है नहीं इस लाइन में जाने के लिए, अब तो वो भी नहीं रहा। एक एक करके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पता है, सुना भी है कि बहुत सारे मुल्क के कई कोनों में बैठ के, ख़ासकर दिल्ली में बैठ के कोचिंग वगैरह लेके तैयारी भी कर रहे हैं। जामिया हमदर्द वगैरह में भी कोचिंग होती है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं जहाँ पे फ्री कोचिंग वगैरह और फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। जी। अब आगे देखिए, कुछ क्या करने की ज़रूरत है सर आने के लिए हमारे इसमें? अब मैं क्या बताऊं आपको इसमें, बस ये कि बाकी जो और लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन टच रहें, थोड़ा इंटरेक्ट करें, पता चले कैसा रास्ता बने। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने एक इनिशिएटिव लिया था पिछले साल, करगिल कैंपस में, खासकर माइनॉरिटीज़ कमीशन की तरफ से एक स्कीम के तहत वो एक सपोर्ट देने का, फाइनेंशियल सपोर्ट दे के यहाँ पे कोचिंग क्लासेस शुरू किए थे। और शायद अभी उसका कुछ हिस्सा बाकी है, शायद कैसे देखते हैं कैसे कंप्लीट होता है। लेकिन बहुत सारे जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो लोग को थोड़ा सा इनकम लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है और जो दिल्ली वगैरह जाके ये रहना और कोचिंग वगैरह लेना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए एक डोर स्टेप पे कोचिंग का फैसिलिटी आ गया हुआ है। ऐसे शायद और भी क्लासेस इधर खुलने वाले हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली वगैरह जाके, बड़े शहरों में जाके आप तैयारी करें और वहीं भी करें। अब चंडीगढ़ में भी है फैसिलिटीज़, जम्मू श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी रह के अच्छी तैयारी हो जाती है। जी। अब आने वाले दिनों में लद्दाख में भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी कर रहे हैं सर सिविल्स के लिए कोचिंग। जी सर, तो आपने लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों पे आपने एज ए ब्यूरोक्रेट आपने सर्व की है सर। प्रेजेंटली आप जॉइंट डायरेक्टर हो इंफॉर्मेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो थोड़ा बहुत अपने पास्ट एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, जैसे आप ACR पे बैठे सर, आप लद्दाख यूनिवर्सिटी में से रजिस्ट्रार भी बैठे, उसके अलावा भी बहुत बेहतरीन ओहदों पे आप बैठे सर। ओहदे बहुत बेहतरीन तो नहीं होते, मैं इस तरह नहीं कहूँगा वसन साहब, शुक्रिया आपने तारीफ़ की, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक मैंने शुरू किया था JNK गवर्नमेंट के, अब मैं जी JNK के साथ बाइफर्केशन से पहले जब हमारी सिलेक्शन हुई थी, पहले जी जनाब, जी हाँ, पहली पोस्टिंग मेरी PDD में रही कोई 2-3 महीना। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बिटर भी था थोड़ा, क्योंकि वहाँ गाइडेंस ज़्यादा नहीं थी और हमें पता नहीं चलता फाइल जब सामने टेबल पे आता तो करना क्या होता है उसके साथ। डांट ठीक ठाक पड़ी अच्छा खासी, तो कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने ठीक ठाक डिस्करेज किया, मैं आपको बता दूँ। तो वहीं पे सारा हौसला टूट ही गया, लगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। लेकिन आगे जाके एक्सपीरियंस बढ़ा। CM ऑफिस में कोई 6 साल काम किया, उसके बाद GAD में रहा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट JNK।
वहाँ पे मेरी असली तालीम शुरू हुई, ये ब्यूरोक्रेसी वाले या गवर्नमेंट सर्विस वाली। फिर वहाँ से कारगिल में पोस्टिंग हुई, फिर रेवेन्यू में भी थोड़ा रहे, आगे जाके फिर रूरल डेवलपमेंट में भी काम करने का मौका मिला कारगिल में ही एस ACD। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में JNK गवर्नमेंट ने डिप्यूटेशन पे भेजा था एज रजिस्ट्रार। तब एक सपना पूरा हुआ। पहले हम जब JNK गवर्नमेंट के साथ जब हमारे पहले सिलेक्शन हुई थी 2008 में जब सर्विस शुरू किया, तब एक ख्वाब था कि हम लद्दाख के पहले IAS ऑफिसर C पुंसोक साहब के साथ काम करने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि तब हम जब सिस्टम में घुसे तब वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन गवर्नर के एडवाइज़र बन के भी आए थे, एक बार मुलाकात हुई थी, उनको शायद याद ना हो, लेकिन बस ये फिर पॉपुलर गवर्नमेंट आ गया, वो एडवाइज़र भी नहीं रहे। लेकिन उसके बाद अब फिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में जब पाँव रखा, तब खुशी इसलिए भी हुई क्योंकि उनको एज प्रोविजनल वाइस चांसलर तैनात किया गया। वो सफ़र उनके साथ जो रहा बहुत बढ़िया रहा, और उनके जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। जब मैं ये भी बताता चलूँ कि लद्दाख के पहले IAS ऑफिसर तो थे ही, लेकिन उन्होंने ओपन मेरिट में कॉम्पीट किया ऑल इंडिया लेवल पे, बहुत बढ़िया रैंक था, और जितने हाई रैंक तक पहुँचे हैं उतने ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं। उनको देख के ही थोड़ी बहुत हमने थोड़ा बहुत सीखा काम। जी जी सर, एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़रूरी है सर कि एक बेहतरीन एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत है सर? काश मुझे पता होता है सारा, लेकिन ज़रूरी ये है कि बेसिक कि वो ह्यूमन अप्रोच लाना बहुत ज़रूरी है। आप जो रोज़मर्रा की जो आपने ऑफिस में काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, बाकी लोगों को भी या स्टाफ को भी या आपके डिपार्टमेंट में जो भी लोग मिलने भी आते हैं, उन सब को इंसान समझ के काम कर उनको बिठा के फिर उनसे थोड़ा हालचाल पूछ के फिर काम की बात करें। क्योंकि एक ज़माना ये था तब जब लोग सरकारी दफ्तरों में घुसने से पहले बहुत डरते थे, लगता था कहीं डांट वांट पड़ जाए, कोई ठीक से बात नहीं करे वगैरह वगैरह, कुर्सी घुमा के पता नहीं क्या क्या बोलते जाएं। लेकिन ऐसा है कि हम एक सिस्टम में हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है। तो ये पब्लिक सर्विस जिसे कहते हैं, इसमें हमें पब्लिक की सेवा करने के लिए तनख्वाह मिलती है, जी ना जनाब। और अगर आप टाइम पे ऑफिस में ना पहुंचो, अगर कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो पहले ही आके आपके लिए, ये इससे बड़ी क्या कहते हैं नाइंसाफ़ी तो हो गई, बेशर्मी वाली भी बात हो सकती है। कोई गांव वाला आके आपका इंतज़ार कर रहा हो आपके ऑफिस में और आप देर से पहुंचें, उसको घर वापस अपने गाँव वापस देर और पहुँचना भी है, लेकिन यहाँ से काम करवा के भी जाना है। कोशिश तो यही रहनी चाहिए जितना हो सके किसी आदमी का मसला हल किया जाए। अगर हल निकालना भी मुश्किल हो, कम से कम उससे प्यार से बात तो करें, ताकि अगली बार भी वो आ सके, जिस कंफर्ट के साथ बिठाए उसी कंफर्ट के साथ आके हमसे फिर रब्ता करें। जी जी, एक्सेसिबिलिटी की अहमियत बहुत है इसमें। जी, थोड़ा बहुत अब हम ट्रेडिशन, कल्चर और लाइफस्टाइल की तरफ चलते हैं सर। लद्दाख की बिलखुसूस अगर कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो क्या आप चेंजेस आप देखते हो सर? अभी अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, कल्चर की बात करें सोसाइटी में, और यूथ जो है इन चीज़ों में क्या रोल निभा सकते हैं, अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, यूथ का थोड़ा रेस्टलेस भी हो गया हुआ है। ये शायद हमारी भी गलती हो, और जंक फूड वाला कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है हमारे सिस्टम में, और बाहर से कुछ ज़्यादा कल्चर में इंट्रूजन बहुत हुए हैं। हमारे जो शादी के सिलसिले थे पहले लंबा सा होता था, कई दिन चलता था, सलोम वगैरह, वो शॉर्टकट बहुत होने लगा है। और जो डाइटरी हैबिट्स हैं हमारे, स्टेपल फूड वगैरह खुला वलक पे, वो ख़त्म ही रहा। अब ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये सब खिलाते रहें, उनसे भी खुला बनवाते रहें, ताकि उनको पता चले कि ये है, रिवाइवल की ज़रूरत है, और उनकी डाइट हेल्थ का भी ख्याल रखना है हमने, क्योंकि जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया हुसैन साहब। और वही में यूथ पे तो सारा निर्भर है, और यूथ बहुत ही टैलेंटेड है। हमारे एक दोस्त है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, और ख़ासकर ले कैंपस में तरु में, हमीद साहब एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, बडिंग फिल्म मेकर। ऐसे लोग अगर आप देखिएगा, ऐसे टैलेंट हर जगह छुपे हुए हैं, बस उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सपोर्ट मैं भी उनको दे दूँ, आप भी दे दें तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाके पूरे दुनिया पर राज करना है। घर पे ही बैठ के देखें कितने बढ़िया अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, और क्या दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ हैं। मैं मतलब हैरान रह जाता हूँ तब जब ये लोग अपने स्किल्स को डिस्प्ले करने के लिए हम तक पहुँचते हैं, और यूट्यूब और फेसबुक वगैरह जैसे चैनल्स हैं सोशल मीडिया, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया की बात करूँ तो साथ साथ ये भी पता चलूँ कि लोग
सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे टाइम सारा उसी पे वेस्ट कर लेते हैं। ऐसे भी ना फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, कोई ना कुछ उल्टे सीधे चीज़ें पोस्ट किए जा रहे हैं, और उल्टे सीधे जितने भी पोस्ट लोगों के उन पे कमेंट्स किए जा रहे हैं, और उन्हीं पे सारा वक्त निकल जाता है। हमीद साहब जैसे लोगों को फेसबुक वगैरह एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह मिलें, ताकि वो अपने क्या कहते हैं इनर जो है इंस्टिंक्ट्स, जो टैलेंट है हिडन, वो दुनिया के सामने पेश कर सकें। जी जी, बाकी लोग इसका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी फंक्शन इवेंट प्रोग्राम्स होते हैं सर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, और हमारे जितने भी लोकल सेरेमनीज़ होते हैं सर, जैसे लोसर ममनी, उनमें भी हमें चाहिए कि हमारे जितना हो सके फंक्शंस में लोकल फूड्स VIPs के सामने रखें। उससे भी हमारे रिवाइवल के लिए हमें काफ़ी मदद मिल। सिर्फ वो, मैं तो चाहता हूँ कि ये भी हमारे जो शादियाँ वगैरह हों उनमें भी इनका थांजन मर्जन वगैरह का सिलसिला रखें। जी जी जी, क्योंकि चावल और जो गोश्ताबा वगैरह का है, यखनी वखनी, वो हमारा कल्चर नहीं है। जी 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 सर, थोड़ा बहुत आपके डिपार्टमेंट की तरफ हम रुख करते हैं सर, DIPR की तरफ। मैंने पहले भी अपने दर्शकों से कहा कि आप एज ए जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आप हो सर, तो आपके ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या चेंजेस DIPR में देखने को मिलेंगे सर, और साथ ही साथ लोकल जर्नलिस्ट, लोकल मीडिया को स्ट्रेंथन के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग्स आने वाले दिनों में बना के रखी सर? डिपार्टमेंट चल रहा था जनाब, बखूबी चल रहा था। मैं रहूं ना रहूं तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश हर मुलाजिम की यही होती है कि उसकी इसका कंट्रीब्यूशन कितने रहे। अब हम गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट हमें इतना कुछ दे रही है, हमें पाल पोस रही है, हमारे भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम भी भरपूर 100% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, ताकि कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट को पुश करने में कोई फ़ायदा हो, और जाके आगे जाके ख़ुद ऑटो पायलट पे भी चले, है ना। तो अब जब से मैडम कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा अमो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जब से इन्होंने डिपार्टमेंट का भार संभाला है, कोई 2 साल हो गए, तब से आपने ही खुद देखा है, बहुत क्लोज क्वार्टर से ही देखा है कि कितना कुछ इम्प्रूव हुआ है। हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं बेशक, और जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का परसेप्शन बदलता जाए। पहले ये बोलते थे बस ये तो छोटा सा ही डिपार्टमेंट है, क्या कर सकता है। अब पता चल रहा है क्या क्या नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट। पिछले 1-2 सालों में स्किल डेवलपमेंट में पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया, ऐसी इन्हीं रिलेटेड चीज़ों में, जैसे वॉइस ओवर एंड डबिंग वाला वर्कशॉप हुआ है ना जनाब, जर्नलिस्ट वर्कशॉप्स हुए और होंगे भी, स्क्रीन राइटर्स फेयर हुआ वगैरह करवाया मैडम ने, और वो भी काबिल तारीफ़ रही। हमारे फिल्म मेकर्स, जो बडिंग फिल्म मेकर्स से लेकर के दोनों में, और लोकल मीडिया हौसला अफजाई हुई, ट्रेनिंग मिली सर, बड़े कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करके, जैसे आपने नेशनल प्रेस डे के मौके पे या उसके अलावा भी आपने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए सर लोकल जर्नलिस्ट को भी। थैंक यू सर, वो तो हमारी ड्यूटी है। देखें आप, कोशिश ये भी रही, जो मीडिया पर्सन्स वाले बात पे आए हैं, तो ज़रूरी है कि उनके भी वेलफेयर का हम ख्याल रखें, बिल्कुल, क्योंकि इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हमें पता है उनके वेजेस जो हैं बहुत कम है, जो कमाते हैं बहुत कम है। लोगों को लगता होगा कि वो ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन एक पैशन नाम की चीज़ है, मैंने देखा है आप में है, और बाकी जर्नलिस्ट जो यंगस्टर्स जवान आ रहे हैं उनमें बहुत पैशन बहुत ज़्यादा है, ताकि जर्नलिज्म का एक पैशन होता है जो अब जाके उभरा है, खासकर मैंने देखा करगिल में, अब जाके पता चल रहा है लोगों को ये भी एक अच्छा सा प्रोफेशन है, अच्छा फील्ड है, जिसमें लोग खुद को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। मीडिया पर्सन्स के लिए एक्रेडिटेशन का सिलसिला जो पहले एक बार चला था, वो भी अब आगे बढ़ रहा है, अब फिर और प्रोसेस में है एक्रेडिटेशन, फिर एक्सटेंड होंगे, और नए जो जनरल मीडिया पर्सन्स हैं हर फील्ड में, उन्होंने भी एप्लीकेशन दिए, तो उनको भी क्रेडिट करेंगे एक बार, ये अब कुछ मीटिंग्स वगैरह करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, काचो साहब, ये तो यहाँ है सर, आपके ज्वाइनिंग के बाद आपके टीनेयर में लोकल जर्नलिस्ट को पर्सनस को काफ़ी फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की, जिस तरह आपने पहले अर्ज़ की सर की एग्रेडेशन आपकी उसमें हो गए सर, फिर इम्पैनलमेंट हम हो चुके सर। अब एक इम्पॉर्टेंट आज मौका भी गनीमत है सर, फेस टू फेस आपके सामने ये डिस्कस होना भी बहुत अच्छी बात है सर। प्रेस क्लब ऑफिस को लेके बहुत पहले से डिमांड हो चुकी थी सर, तो मुझे लगता है प्रोसेस में होंगी इसके। आप थोड़ा बहुत अगर आप स्टेटस बता देते तो हमारे लोकल जर्नलिस्ट के लिए, प्रेस क्लब और रेजिडेंशियल क्वार्टर अगर टाइमली, अगर ऑन द पैटर्न ऑफ ले अगर हो जाते टाइमली, तो बहुत बेहतरीन रहता है सर। इसका क्या स्टेटस? ये पाइपलाइन में है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये पॉइंट मिस हो गया था, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम जो है वो भी प्रोसेस में है, वो डेलिब्रेशंस वगैरह हो रहे हैं उस पर भी,
तो पॉजिटिवली इस पर भी कोई कार्रवाई, मतलब जब अप्रूवल वगैरह आ जाए तो जल्दी शायद नोटिफाई भी हो जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो ख़ुद बहुत पॉजिटिव है कि प्रेस क्लब को भी यहाँ कोई प्रेस क्लब के लिए कोई फैसिलिटी हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें आप लोग बैठ के अपने ऑफिस खोल सकें, जिसमें मीटिंग्स के लिए भी कोई स्पेस हो और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वगैरह भी हो। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी पेश किया गया हुआ है। डीसी साहब बहुत पॉजिटिव हैं इस मामले में, देखते हैं मोडालिटीज़ किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं। रिसेंटली डिस्कशंस भी कुछ हुए हैं मैडम असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ भी, आपके साथ भी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट हो जाए ज़मीन की ताकि हम आगे बढ़ सकें। राइट सर, ऐसे फैसिलिटीज़ को पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने रखे सर? एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट ही होंगे या जो प्रेस क्लब के ऑलरेडी सीनियर जूनियर मेंबर्स हैं, या नॉन एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट, ये किस? इस पे थोड़ी सी और डेलिब्रेशन करने की ज़रूरत होगी। अभी उस बात पे अभी चर्चा नहीं हुई है। पहले हमारा फोकस और प्रायोरिटी हमारी यही थी कि पहले कहीं अलॉटमेंट हो जाए ज़मीन की, और हो सके तो अगर कोरबथाम प्लेटू पे मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जी, और कोशिश ये, उम्मीद भी यही होगी थोड़ी ज़्यादा ज़मीन मिले ताकि पार्किंग स्पेस भी हो, रेजिडेंशियल से अलग सा भी अकोमोडेशन, ऑफिस स्पेस भी अलग से हो। उसके बाद फिर ये चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, और वो भी खासकर प्रेस क्लब के साथ मिल के डिस्कस करके फिर फाइनलाइज कर सकते हैं। जी। तो आज की डेट में आप डिजिटल ज़माना है सर, आप काफ़ी यूट्यूबर्स उभर के निकल आ रहा है, काफ़ी व्लॉगर्स भी आ रहा है, ब्लॉगर्स आ रहा है, तो वो लोग भी शाना बशाना नॉर्मल जर्नलिस्ट की तरह, नॉर्मल रिपोर्टर्स की तरह वो लोग भी पोस्टिंग अपलोडिंग वगैरह कर लेते। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख द्वारा या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लद्दाख द्वारा ऐसा कोई गाइडलाइन बना है सर, जो यूट्यूबर है, जो जर्नल मतलब न्यूज़ सब शेयर करना, इनको भी दूसरे जर्नलिस्टों की तरह बराबर वो लोग भी अपलोड कर, इनके लिए कुछ गाइडलाइन है कि ये लोग फ्री मतलब कर सकते हैं सर, जो भी इनका ऐसा कुछ? वैसे तो फ़िलहाल न्यू मीडिया को इस तरह की कोई रिकग्निशन नहीं मिली है, लेकिन ये भी नहीं बोला गया है कि तुम लोग इस तरह की चीज़ें मत करो, उस तरह की नहीं। अब शायद आगे जाके शायद कोई फैसला करना पड़े या डिस्कशंस हों, लेकिन ये भी है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, न्यू मीडिया वाले जो हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिवली सीरियस रोल निभा रहे हैं। हम देख रहे थे मूसा साहब हमारे दोस्त कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उनकी हौसला अफजाई करनी भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस हैं, और कभी उल्टी सीधी चीज़ें भी वो जो शायद बिना ऑथेंटिसिटी शायद रिपोर्ट भी कर लें तो फिर उसका रिपरकशन भी उल्टा हो जाता है। तो इस तरह तो फिर अब ये है कि फ़िलहाल जब तक कि वो एक्रेडिटेड ना हो तब ये उल्टा सीधा कुछ भी वो अगर पोस्ट भी कर रहे हैं तब हम भी जिम्मेवारी नहीं ले सकते। हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे साथ रजिस्टर्ड या रिकग्नाइज वगैरह नहीं हो। लेकिन आगे के लिए थोड़ा पॉलिसी में थोड़ा सा इस तरह का कुछ डालना पड़ेगा ताकि ठीक से रेगुलेट हो जाएं। जी, ताकि ये भी हो कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे वो लोग कुछ ना बोलें, कुछ रिपोर्ट ना करें। बिल्कुल। बस सर आखिरी सवाल होगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे एक मैसेज लेके आज का प्रोग्राम जो है सर चांरा द केटी शो में कंक्लूड की तरफ जाता हूँ। सर एप्लीकेशन के बाद अब तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल तकरीबन अब हो गए सर लद्दाख को फुल फ्लेज्ड यूनियन टेरिटरी मिल के। तो एज ए ब्यूरोक्रेट आपका अपना पर्सनल राय, आपका पर्सनल स्टेटमेंट क्या रहेगा सर? किस तरह आप देखते हैं सर खित्ते लद्दाख को, बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट को, लेह डिस्ट्रिक्ट को एप्लीकेशन के बाद फुल फ्लेज्ड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, चाहे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो सर, चाहे इसमें एजुकेशन हो या बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो, टेलीकॉम हो, हेल्थ हो, मेडिकल हो, कैसे देखते हो सर? आपका पर्सनल आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा सर? बहुत पॉजिटिव है। अभी 31 अक्टूबर को 2022 में 3रा साल मनाया गया फाउंडेशन डे जोश व खरोश के साथ, और जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो भी 3 साल के टाइम में है, अरसा काम 3 साल का, जितने प्रोग्रेस हुई है वो उसका भी डिस्प्ले किया, मुजाहरा हुआ, पूरे देश के सामने भी पेश किया। एडवर्टीजमेंट्स बहुत ऑल इंडिया लेवल पे भी हर नेशनल न्यूज़पेपर में भी दिए और सराहना भी हुई है। अब ये है कि हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो पिछले 3 साल में ये देखा है कि हम गलतियाँ बहुत कम करें। हमें पता है पिछले वाले सिस्टम में हम कैसे काम करते थे, क्योंकि हमारे अपनी नौकरी को हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो नए कुछ डिपार्टमेंट्स डायरेक्टरेट्स वगैरह इस्टेब्लिश हुए और नए सिरे से कुछ एक्टिविटीज़ किए। तो उसमें ऐसा लगता है कुछ बहुत सारे जो रेड टेपिज्म वगैरह का जो उसे बोलते हैं, जो हायरार्कीज़ बहुत होते हैं डिपार्टमेंट्स में, और फाइल वर्क वगैरह का वो सारा साइट में रख के ई ऑफिस पे काम चल रहे हैं।
जी जी, अप्रूवल्स वगैरह बहुत जल्दी जा रहे हैं। अभी आज प्रपोजल गया तो दोपहर लंच से पहले अप्रूवल आ जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी उस तरह तेज़ी से चल रही हैं। स्कूल एजुकेशन वाले अगर आप सेक्टर में देखें तो चार चांद लग गए। आप पहले प्राइवेट स्कूल्स का बोलबाला ज़्यादा था, खासकर करगिल में, और अब लेह में भी दिख रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत आगे बढ़ गए हैं, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स बहुत अच्छे हैं और उनके टैलेंट्स को, पोटेंशियलिटी जो है, उनको पॉलिश करने में ना थोड़े से कोताही रह गई थी पहले, अब वो भी तेज़ हो रही है। अब देखिएगा नेशनल अवार्ड विनिंग टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, इनोवेटिव तरीके यूज़ कर रहे हैं और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहे हैं। तो बखूबी हमारे सामने ही हो रहा है ये सारा, आगे जाके तो बहुत अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेगा कैसे शाइन करते हैं आगे जाके, क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छा पुश मिल रहा है। आजकल के ज़माने में, आजकल भी आपने न्यूज़ में देखा है कि टीचर ट्रेनिंग और वर्कशॉप वगैरह बहुत सारे हो रहे हैं। विंटर वेकेशंस में भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लेकर कारगिल दोनों में बहुत कुछ कर रहे हैं। ये इसका फ़ायदा आप देखिएगा आगे जो एकेडमिक सीज़न आएगा उसमें होगा। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है और प्रोग्रेस आपको दिखने को मिल रहा है और आगे मिलेगा भी और भी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलते चलते जितने भी हमारे पास गेस्ट पैनलिस्ट या मेहमान आते हैं सर, मैं उससे एक पैगाम लेता हूँ सर। सिमिलरली इसी तरह आपसे भी मैं एक पैगाम, एक सजेशन लेना चाहता हूँ, स्पेशली यूथ के लिए। चलते चलते आपकी तरफ से अगर कोई पैगाम होता, आप लाइव से कारगिल टुडे। शुक्रिया हुसैन साहब। आप आज नेशनल यूथ डे के मौके पे मैं अपने पूरे लद्दाख खत्ते के नौजवानों से अपील यही करूँगा कि किसी चीज़ से न डरें, न झिझकें। द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, जैसे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का जो असेंबली था 1893 में अटेंड किया था। उनकी उम्र तब 30 साल की थी और 40 साल की उम्र से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। देखिए, उन्होंने उस ज़माने में अगर 30 साल की उम्र पे ही इतना अचीव किया तो हम इस ज़माने में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप तो बस 18-19 साल की उम्र से ही शुरू कर सकते हो, जो आप चाहते तो है। आपके लिए सारे फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने। इंटरनेट का आपके पास एक फैसिलिटी है जो जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है। उससे बड़े अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन फोकस करें कुछ टैलेंट चीज़ों पे जिससे आपके स्किल्स अपग्रेड हों। और ज़रूरी है हुसैन साहब, मैं ये भी कहूँगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इंटरनेट पे तो मिल जाता है सारा कुछ गूगल से ही, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज शायद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ में मिले। वहाँ एक दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ ऐसे हैं जिनमें किताबों का एक ख़जाना है। सुरू वैली पब्लिक स्कूल के कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी, आपको याद होगा। वहाँ पे बहुत उस ज़माने में भी 1982 के से आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे किताब आए थे और आप भी कलेक्शन बहुत अच्छा है, अच्छे हैं। वो लोग पढ़ते कम हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग बच्चे और पढ़ें, अपने टेक्स्ट बुक्स के अलावा अपने शौक़ के लिए और भी पढ़ें। आपका नज़रिया बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया काचू साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हम लोगों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शेड्यूल भी काफ़ी टाइट था सर, और इससे आगे भी आपको अभी मसरूफियात है सर आपके। तो इस चैनल का और एक आखिरी एक परंपरा ये रहता है सर कि हम जो भी गेस्ट जो भी मेहमान को हम दावत देते हैं सर, उसके साथ एक सेल्फ़ी ले लेते हैं सर। तो बाद में जब वीडियो हम रिलीज़ करेंगे तो यही सेल्फ़ी थंबनेल के लिए ही रहेगा सर। उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ सर। क्या सर? थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, हमारे साथ काचो इम्तियाज़ खान साहब हमारे साथ जुड़े थे। आज के हमारे मेहमान चांगरा द केटी शो का 40th यानी कि 40वां एपिसोड जो है वो आज हम रिले आप लोगों के साथ कर रहा है। तो बहुत सारे डिस्कस हुए काचो साहब के साथ अपने बचपन को लेके, ओवरऑल बचपन से लेके अभी तक के ट्रैवल पे, सफ़र पे हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ एज ए ब्यूरोक्रेट सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी हमें रिक्वेस्ट की थी आला अहदेदार से मिलके सिविल सर्विस को क्रैक करना। और साथ ही साथ उसके अलावा आज के यूथ में हमारे ट्रेडिशन को लेके, कल्चर को लेके अब रिवाइव की ज़रूरत है। आप काचू साहब का मैसेज भी आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे यूथ को आगे आके अब हमारे जितने भी कल्चरल रिवाइवल है उन पे काम करना होगा। और लास्ट में अपना मैसेज भी और यूट्यूबर्स के लिए भी
जो नए नए यूट्यूबर्स उभर के आ रहे हैं उन पे भी काफ़ी डिस्कस हुई, और साथ ही साथ कुछ इश्यूज़ थे प्रेस क्लब को लेके, लोकल जर्नलिस्ट को लेके, उन पे भी बराबर डिस्कशन हुई। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये 40वां एपिसोड चांगरा द केटी शो को लेके आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे। आपकी तरफ से भी कोई राय, विचार, मशवरे या सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो, और साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी टीवी स्क्रीन पे लगे हुए, आप उन पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9419269150। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ 9419269150। जितने भी आपके राय, मशवरे, इश्यूज़ हो आपके गाँव में, कम्युनिटी में, लोकल इलाके में, किसी भी किस्म की इश्यूज़ हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खुद लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इस समय में असर कैमरा लाइन पे जुड़े थे मोहम्मद हामिद और फ़ारूक रेहान, और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.